लास्ट क्लास में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस डिस्कस कर लिया था, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पर क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, और अगर हम उसमें बैटरी कनेक्ट करेंगे तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में करंट और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो हम कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। ठीक है, जो न्यूमेरिकल आते हैं ज़्यादातर इन पर ही पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट जो इसका एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब क्या होता है, हम करंट कौन सा इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं। ये क्या होगा, हम डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं, एक्सपीरियंस भी करते हैं अगर हम क्या करते हैं, करंट को यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे क्या होगा, हमने देखा होगा कि जब भी क्या होता है, जैसे किसी वायर में क्या होता है, करंट फ्लो करता है तो वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, नहीं हो जाता है। ठीक है, कोई भी जैसे क्या होगा, आपका बल्ब है, बल्ब जल रहा है तो अगर आप उसको टच करके देखोगे तो क्या होगा, वो आपको थोड़ा सा गर्म लगेगा। ठीक है, सिंपली हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का यूज जैसे आपने देखा होगा, इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरन होता है वो गर्म कैसे होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से ही। हीटर है, हीटर कैसे गर्म होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से। तो बेसिकली जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, करंट की वजह से हीट हो रहा है, हीट हो रहा है। तो बेसिकली सबसे पहले तो करंट कहाँ से आता है, करंट कहाँ से आता है, सेल या बैटरी से। सेल या बैटरी क्या होता है, एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से आती है, इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी होते हैं उसके अंदर, इलेक्ट्रॉन्स तो हर मटेरियल में होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से आती है, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं होती, उसके अंदर होती है केमिकल एनर्जी। ठीक है, जो सेल होता है, सेल में आपने देखा होगा 2 टर्मिनल होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है, इससे पहले क्लास में पढ़ा होगा, एक को हम एनोड बोलते हैं, एक को कैथोड बोलते हैं। ठीक है, 2 टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, तो जब सेल को हम क्या करते हैं, चार्ज करते हैं तो उसके अंदर जो क्या होता है, एक केमिकल भरा होता है। कोई आपने सेल या बैटरी देखा होगा तो उसमें एक लिक्विड भरा होता है, नहीं भरा होता है। ठीक है, वो क्या होता है, एक केमिकल होता है। ठीक है, जब आप उसको चार्ज करते हो तो उस केमिकल में केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो एक टाइप का चार्ज एक टर्मिनल पे डिपॉजिट हो जाता है और उसका जो अपोजिट टाइप का चार्ज होता है वो दूसरे टर्मिनल पे डिपॉजिट हो जाता है। मीन्स एक पे पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हो जाएगा और दूसरे पे नेगेटिव। ठीक है, इसीलिए प्लस और माइनस वाले 2 टर्मिनल होते हैं। तो एक टर्मिनल पॉजिटिव हो जाता है और दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि प्लस माइनस हो गए, पॉजिटिव का मतलब एक हाई पोटेंशियल पर हो जाता है और एक लो पोटेंशियल पर। तो उन दोनों टर्मिनल्स के बीच में क्या आ जाता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। और जब उन दोनों टर्मिनल से आप क्या लगा देते हो, एक वायर लगा देते हो, वायर में करंट फ्लो करने लगता है, यही तो होता है। ठीक है, तो बैटरी में तो क्या होता है, बैटरी में केमिकल एनर्जी स्टोर होती है, बैटरी में केमिकल एनर्जी स्टोर होती है जिसकी वजह से उसके टर्मिनल्स के बीच में क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस रहता है। और जब हम उसको क्या करते हैं, किसी कंडक्टर से कनेक्ट करते हैं तो क्या आ जाता है, उसमें करंट फ्लो करने लगता है। करंट फ्लो करने लगता है मतलब क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं, नहीं करते, इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करना क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं जब, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट करेंगे। अब हमने बताया था किसी भी कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसा तो है नहीं कि आसानी से फ्लो होते रहें, उनके लिए क्या होगा, जो कंडक्टर है, कंडक्टर में कई सारे फिक्स एटम्स होते हैं, कंडक्टर में कई सारे क्या होते हैं, फिक्स्ड एटम्स। वो फिक्स एटम्स क्या करते हैं, उनके जो क्या हो रहा था, जो यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है उसको क्या करते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, नहीं करते। ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे मतलब उनके रास्ते में आएंगे, टकराएंगे, उनको आगे नहीं जाने देंगे। ठीक है, जिसकी वजह से उस कंडक्टर का क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस आता है। तो जब वो इस तरीके से उसे टकराएंगे, कोलिजन करेंगे, खुद से भी कोलाइड हो सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें हीट आपकी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। जैसे आपने सिंपल देखा होगा कि 2 चीज़ों को क्या करो, जैसे आप 2 चीज़ों को मारते रहो तो गर्म हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी। कोलिजन होगा तो क्या होगा, कोलिजन में क्या होती है, एनर्जी लूज हो जाती है। ठीक है, कुछ ना कुछ एनर्जी क्या होगी, ख़त्म होगी। वो किस फॉर्म में आएगी, हीट एनर्जी के फॉर्म में नहीं आएगी। जैसे हम 2 पत्थर को मारते हैं तो क्या होती है, चिंगारी सी निकलती है। ठीक है, वही हीट होती है, समझ आया। तो इसी तरीके से जब ये क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को मोशन को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, जब वो टकराते हैं तो वहाँ पे भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स अपनी जो एनर्जी लूज कर रहे हैं, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो उनके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी कि नहीं होगी,
जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करें तो उनके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। और जब कोई उनको रोकेगा तो उनकी काइनेटिक एनर्जी लूज़ होगी, और जो काइनेटिक एनर्जी लूज़ होगी वो किस में जाएगी, हीट एनर्जी में। किस में जाएगी, हीट एनर्जी। लॉस होगी कहाँ जा रही है, हीट एनर्जी। और पोटेंशियल का तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, उतनी काइनेटिक एनर्जी लूज करें वो किस में चला जा रहा है, सीधा सीधा हीट एनर्जी में चला जा रहा है। और इसी वजह से क्या होता है, इसी वजह से वो वायर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। पहले तो गर्म नहीं होता है जब तक बैटरी लगा, जैसे बैटरी लगाते हैं तो धीरे धीरे क्या होने लगता है, गर्म होने लगता है। क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट करते हैं उसका जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस मतलब क्या होगा, उसके अंदर जो एटम्स वगैरह हैं वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो को क्या करते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन्स उनसे टकराते हैं, टकराने में एनर्जी लूज़ करते हैं, एनर्जी लूज़ करते हैं, वही एनर्जी क्या होती है, हीट एनर्जी के फॉर्म में आ जाती है। और वो वायर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो जिसमें जितने ज़्यादा इस तरीके के कोलिजन होंगे उतनी हीट एनर्जी ज़्यादा होगी, नहीं होगी। जिस कंडक्टर में कोलिजन जितने ज़्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं जिनकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है, और उन फिक्स एटम्स के बीच में कोलिजन जितने ज़्यादा होंगे उतना ही हीट एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा डेवलप होता है। तो जिसमें ज़्यादा कोलिजन होंगे मतलब उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जिस भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, जितना ज़्यादा होता है उसमें हीट एनर्जी क्या होती है, उतनी ज़्यादा डेवलप होती है। समझ आ गया, ठीक है। उसमें एनर्जी क्या हो जाएगी, इतनी ज़्यादा डेवलप हो जाएगी, ठीक है, समझ आया। तो इस तरीके से क्या होगा, किसी भी कंडक्टर में जो हीट एनर्जी का मतलब क्या है, हीट एनर्जी आ कहाँ से रही है, हीट एनर्जी कहाँ आ रही है, जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं कोलिजन में, हीट एनर्जी, कोलिजन में कौन सी एनर्जी लूज़ कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी। कोलिजन में जो काइनेटिक एनर्जी लूज़ कर रहे हैं वही काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, हीट एनर्जी के फॉर्म में डेवलप हो रही है। इसी हीट एनर्जी को क्या बोलते हैं हम, इसी को क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ठीक है, समझ आ गया। तो इसको सिंपली पहले लिख लेते हैं, फिर हमें क्या करना है, इसका हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है, ठीक है। पहुँच कर सो लिख लेते हैं, इसमें हेडिंग डाल लेना, ये तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। लिख लो इसमें, when a current flows through a conductor, when a current flows through a conductor, current flows through a conductor, the free electrons starts moving from its low potential end to high potential end. From its low potential end to its high potential end. लिखो द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फुल स्टॉप लगा के लिखो, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स collide with the fixed atoms in their path and lose
lose some part of their kinetic energy and lose some part of their kinetic energy. Full stop. This kinetic energy lost appears in the form of heat. And the conductor becomes hot. Full stop. This is called heating effect of electric current. ठीक है, एग्जाम्पल लिख सकते हो। एग्जाम्पल क्या होगा? एन इलेक्ट्रिक बल्ब बिकम्स हॉट when it remains on for some time. Similarly, an electric fan becomes warm if used continuously for a longer time. समझ आ गया? ठीक है। सो ये क्या होता है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इसका क्या है एग्जाम्पल। पॉज करो। ओके, सो अब इसमें देख लेते हैं कि बेसिकली हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में जो हीट डेवलप हो रहा है वो कितना है। समझ आया? जो हीट डेवलप हो रहा है वो कितना हो रहा है। ठीक है। सो बेसिकली जो हीट आपका जा रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। कोलाइड करने में जो क्या जा रहा है, जो उनकी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रहा है, वही हीट के फॉर्म में क्या आ रहा है, डेवलप हो रहा है। इसी को हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो कितना हीट डेवलप होगा वो हमें क्या करना है, कैलकुलेट। ठीक है। तो वो कैसे पता चलेगा? जैसे हमने कंडक्टर लिया, कोई भी एक कंडक्टर लिया, कंडक्टर में करंट कौन सप्लाई कर रहा है? बैटरी। करंट तो बैटरी सप्लाई कर रहा है। ठीक है। करंट जब बैटरी सप्लाई कर रहा है तो मतलब क्या होगा, बैटरी ने कुछ क्या की, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई की।
कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या की, सप्लाई की। अब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसने सप्लाई की तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे किस फॉर्म में जा रही है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। कौन लेके जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी को तो कौन दे रहा है, बैटरी। एनर्जी तो यहाँ पे क्या दे रहा है, जो बैटरी है वो एनर्जी दे रहा है। मतलब बैटरी अगर यहाँ पर लगी हुई है, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन बताया था कि अपने आप तो मूव नहीं करने लगेंगे, अपने आप तो मूव नहीं करते। मीन्स इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर थे, तो इनको अगर यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी होंगे इस तरीके से, और कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे भी होंगे, हर जगह होंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ मूव करेंगे, इस तरफ ऐसे मूव करते। जब हम बैटरी लगाएंगे तो इस तरीके से इसका नेगेटिव एंड है, पॉजिटिव एंड, हाई पोटेंशियल एंड, लो पोटेंशियल है। ठीक है, इस तरीके से। तो जब हम बैटरी कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव करना स्टार्ट करते हैं। जब बैटरी नहीं होती तब तो मूव नहीं करते। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं यहाँ पर कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस, तो इनके ऊपर हमने बताया था कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा तभी तो मूव करेंगे, नहीं लगेगा। और फोर्स लगेगा तो क्या होगा, इनका एक डिस्प्लेसमेंट होगा। फोर्स लग रहा है इनके ऊपर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब इनके ऊपर क्या हो रहा है, वर्क। वर्क कौन कर रहा है, बैटरी। बैटरी ने तो किया, बैटरी ने इनके ऊपर क्या लगाया, फोर्स लगाया। उस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इनके ऊपर कुछ वर्क हुआ, नहीं हुआ। तो जितना वर्क हुआ, वर्क के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, उस वही वर्क तो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। जितना इसने इसको वर्क किया वही वर्क किसके करस्पॉन्डिंग होता है, काइनेटिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग होता है। इसी को आगे जाके आप पढ़ोगे 11th में, वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, ये पहले ही पढ़ा होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम। किसी चीज़ के ऊपर अगर आप वर्क कर रहे हो तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो वही वर्क क्या हो रहा है, इसकी एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। कौन सी, काइनेटिक एनर्जी। और वही काइनेटिक एनर्जी है लूज़ कर रहा है, नहीं कर रहा है, वही काइनेटिक एनर्जी लूज़ कर रहा है। तो जब ये इतनी काइनेटिक एनर्जी क्या कर रहा है, लूज़ कर रहा है, तो जितनी काइनेटिक एनर्जी लूज़ करेगा उतना ही तो क्या होगा, हीट एनर्जी डेवलप होगा, नहीं होगा। हम क्या निकाल लेते, वही वर्क निकाल लेते। ठीक है, वर्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट। काइनेटिक एनर्जी इतनी लॉस्ट हुआ, और जितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हुआ उतनी हीट डेवलप हुआ। समझ आ गया। ठीक है, तो हमें बस यही करना है आज में। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट ये पॉइंट और लिख लो, फिर हम इसमें फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं। देखो, द वर्क डन बाय द बैटरी the work done by the battery to move the electrons to move the electrons in the conductor to move the electron in the conductor appears as their kinetic energy. Appears as their kinetic energy. Appears as their kinetic energy. And this kinetic energy lost. And this kinetic energy lost appears as heat. And this kinetic energy lost appears as heat. समझ आ गया। ठीक है, तो यही जो काइनेटिक एनर्जी लूज़ हो रही है वही तो हीट के फॉर्म में क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। तो हम ले लेते सपोज एक कंडक्टर है जिसके अक्रॉस हमने कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, बी पोटेंशियल डिफरेंस लगाया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर क्या आपका क्यू चार्ज है, इस कंडक्टर में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, क्यू चार्ज। मतलब चार्ज तो बहुत सारा फ्लो हो रहा है, हम एक पर्टिकुलर टाइम में ले लेते हैं। ठीक है, हम क्या ले लेते हैं, इफ क्यू क्या होगा, ए क्या होगा, चार्ज फ्लो थ्रू कंडक्टर
इन टी टाइम, मतलब टी टाइम में हमने क्या ये बोल दिया कि सपोज 10 सेकंड में इतना चार्ज इसमें फ्लो हुआ, ठीक है, इन टी टाइम। और वी क्या होगा, वी हो जाएगा यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कंडक्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वी। तो बी पोटेंशियल डिफरेंस में क्या करना है, चार्ज क्यू को एक एंड से एंड क्या ले लेते हैं, ए एंड बी, ठीक है। तो एक कंडक्टर में क्या हो जाएगा, एक कंडक्टर में क्यू चार्ज को बी पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस मूव करना है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। क्या आएगा, सो लिख सकते हैं वर्क डन बाय बैटरी, क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय बैटरी टू मूव चार्ज Q एट पोटेंशियल डिफरेंस V। बी पोटेंशियल डिफरेंस पे हमें चार्ज Q को मूव कराना है, तो वर्क कितना करना पड़ेगा, वर्क डन निकाल सकते हैं, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू, नहीं आएगा, यही फॉर्मूला बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या बताया था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, नहीं बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बताया था वर्क डन अपॉन चार्ज, यही तो होता है। तो वी पोटेंशियल डिफरेंस है, ये वी इंटू क्यू। आया कोई डाउट इसमें। अब अगर बैटरी है तो बैटरी चार्ज फ्लो करा रही तो कुछ ना कुछ इसमें करंट फ्लो कर रहा होगा, आई नहीं फ्लो कर रहा होगा, आई करंट फ्लो कर रहा होगा ना कुछ ना कुछ। आई क्या ले लेते हैं, आई होगा करंट इन द कंडक्टर, कंडक्टर में कितना करंट है, कंडक्टर में कितना करंट हो जाएगा, आई। सो आई को क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई टी। अगर क्यू चार्ज टी टाइम में फ्लो हो रहा है तो यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो होगा, आई। यही तो करंट होता है, नहीं होता है। अरे करंट का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई टी, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, नहीं होता है, टी टाइम में जितना भी चार्ज, हाँ यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो हो रहा है वही तो करंट होता है, नहीं होता है। सो यहाँ से क्या लिख सकते, क्यू क्या लिखेंगे, क्यू इक्वल टू आई टी, क्यू इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू टी, नहीं होगा, क्यू इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाई टी, आई करंट और टी टाइम। कोई डाउट उसमें। सो यहाँ पे क्या हो गया, क्यू, तो वर्क डन क्या लिख सकते हैं, वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, वी आई टी, नहीं होगा। अब हमने बताया कि यही वर्क क्या हो रहा है, जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अपीयर हो रहा है, नहीं हो रहा है, और वो काइनेटिक एनर्जी किसके फॉर्म में अपीयर हो रही है, हीट के फॉर्म में। तो इसी को लिख सकते हैं कि जो वर्क है वो ही हीट के फॉर्म में क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर, दिस वर्क appears as kinetic energy of electrons ठीक है, which converts into heat energy, ठीक है। सो क्या लिख सकते हैं, हीट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर क्या आएगा, प्रोड्यूस्ड इन कंडक्टर कितना हो जाएगा, H। हीट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर को कहाँ से किससे लिखते हैं, H से, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सिंबल होता है H, ठीक है। H क्या हो जाएगा, हीट फॉर H, ये जाएगा आपका V I और T,
कोई डाउट इसमें? H इक्वल टू क्या होगा? VIT। ये हमारा क्या है? हीट प्रोड्यूस्ड का फॉर्मूला है। अगर किसी भी कंडक्टर के क्रॉस V पोटेंशियल डिफरेंस है, उसमें I करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, T टाइम में, तो कितना हीट प्रोड्यूस होगा? H इक्वल टू VIT। समझ आ गया? हम क्या कर सकते हैं, इसी का और फॉर्मूला भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? और हम क्या देखेंगे, अगर इसका रेजिस्टेंस क्या है? R, तो B की जगह IR हाँ B की जगह IR लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ठीक है। सो अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस R है, अगर R यहाँ पे क्या होगा? रेजिस्टेंस, ये लिख लेते हैं, R क्या होगा? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। सो V इक्वल टू ओम्स लॉ से क्या लिख सकते हैं? IR। V इक्वल टू क्या होगा? IR। सो V की वैल्यू क्या होगा? H क्या हो जाएगा? H इक्वल टू क्या हो जाएगा? V की जगह IR रख देंगे, सो I स्क्वायर R इंटू T। ठीक है, क्या आ जाएगा? I स्क्वायर R इंटू T। इसको क्या बोला जाता है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या बोलते हैं? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसको अभी हम लिख रहे हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का स्टेटमेंट। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एक फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला इसको बोला जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बताता है कि किसी भी कंडक्टर में अगर I करंट फ्लो हो रहा है, कोई भी कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस R है उसमें I करंट फ्लो हो रहा है T टाइम में, तो जो उसमें हीट प्रोड्यूस होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट। ठीक है, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। उसमें जो क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और जितना टाइम लग रहा है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होता है। ठीक है, लिख लो इसमें जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हेडिंग डाल लेना इसमें जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। देखो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, द हीट प्रोड्यूस्ड, स्टेटमेंट। हाँ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का स्टेटमेंट लिखो, द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रजिस्टर, द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रजिस्टर हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रजिस्टर, फर्स्ट पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट is directly proportional to square of the current flowing in the conductor, square of the current flowing in the conductor, second, directly proportional to resistance of the conductor, directly proportional to resistance of the conductor, थर्ड लिखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम
for which directly proportional to the time for which the current flows, directly proportional to the time for which the current flows, directly proportional to the time for which current flows। ठीक है, सो ये आपके क्या हो गया, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसको क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। मीन्स किसी भी कंडक्टर में अगर आई करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें जो हीट प्रोड्यूस होगा वो उसके स्क्वायर के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस होगा और उसके रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जितने टाइम के लिए करंट फ्लो करेगा उतने उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हीट प्रोड्यूस्ड कंडक्टर में होगा। समझ आ गया? तो ये बेसिकली क्या होता है आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। सो हीट प्रोड्यूस्ड के लिए आपके दो फॉर्मूले आ गए, H इक्वल टू वी आई टी और H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ओनली इसको बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, पहले वाले को नहीं बोलते हैं, ध्यान रखना है। किसको बोलते हैं, जो सेकंड वाला फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ से एक और H का फॉर्मूला आप निकाल सकते हो, I की जगह क्या लिख सकते हो, B बाई आर, H की जगह आप B बाई आर भी लिख सकते हो, तो एक और फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, हीट प्रोड्यूस्ड के लिए तीन फॉर्मूले होंगे, हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर, क्या फॉर्मूले होंगे, H इक्वल टू क्या आएगा, बी आई टी, एक ये था H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और H इक्वल टू क्या होगा, I की जगह हम B बाई आर रख देते हैं, I की जगह B बाई आर रख देंगे तो क्या बनेगा, V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ठीक है, I की जगह क्या रख दो, B बाई आर। ठीक है, तो V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तीनों फॉर्मूले आपके क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, जो वैल्यूज़ दी होंगी उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर फॉर्मूला भूल गए तो क्या होगा, एक फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, बी आई टी। ठीक है, और V इक्वल टू आई आर से क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। जितने भी फॉर्मूले हैं, बाकी दो फॉर्मूले किससे कन्वर्ट हुए हैं, इसी से, V इक्वल टू आई आर। ठीक है, ये तो हमें क्या रहता है, याद रहता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, आई की जगह V बाई आर रख देंगे तो आई की जगह V बाई आर रख दो ना यहाँ पर, तो एक आर कट जाएगा, एक आर कट जाएगा ना, नीचे एक आर बचेगा। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो अगर आपको करंट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस तो पता ही होगा, करंट दिया है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। और ये वाला कब लगेगा, जब दोनों करंट और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पता है। लेकिन ओनली करंट पता है तो ये लगेगा, ओनली पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो ये लगेगा। ठीक है, और दोनों पता है तो ये लग जाएगा, कोई और दोनों पता है तो तीनों में से कोई भी लग सकता है। सीरीज कॉम्बिनेशन है तो आई वाला, पैरेलल वाले में वी वाला। ठीक है, बिकॉज पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस होगा और सीरीज में करंट होगा। ठीक है, और डिपेंड करेगा सिचुएशन पर। ठीक है, कोई फिक्स नहीं है कि हमेशा वही लगेगा, वैल्यू जो गिवन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है। समझ आ गया? तो ये बेसिकली क्या था, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, हम हीट कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई डाउट इसमें? जैसे सिंपल सा हम क्या देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, हम क्या देख लेते हैं, एक रजिस्टर दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से हमें क्या दिया, एक बल्ब दिया है। किससे, 220 वोल्ट से कनेक्टेड है। ठीक है, 220 वोल्ट से एक बल्ब कनेक्टेड है। ठीक है, बल्ब की क्या होती है, रेटिंग होती है। जब भी आपको जैसे क्या दिया होगा, बल्ब दिया होगा, तो बल्ब में क्या गिवन होता है, हमें उसकी रेटिंग। हाँ, जैसे जब भी आप बल्ब खरीदने जाते हो, कन्वेंशनल बल्ब, तो उसके ऊपर रेटिंग लिखी होती है कि ये 60 वाट का बल्ब है, 60 वाट 220 वोल्ट, यही होगा। क्या लिखा होगा, 60 वाट लिखा होगा, 220 वोल्ट लिखा होगा।
इस तरीके से लिखा होता है जनरली, ठीक है। तो उससे आपको चीज़ें कैलकुलेट करनी होती है। लेकिन अभी अब मैं क्या दे रहा हूँ, सिंपल सा आपको एक इसका रेजिस्टेंस दे देते हैं, ठीक है। इसका क्या दे दिया आपको, रेजिस्टेंस दे दिया। ये क्या है, सपोज ये आपका 10 ओम का बल्ब है, ठीक है। तो आपको बताना है कि एक कितनी पावर, कितनी हीट एनर्जी इसमें प्रोड्यूस होगी 10 सेकंड में, ठीक है। हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन 10 सेकंड। टेन सेकेंड में कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। टेन सेकेंड में कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगी। तो यहाँ पे तो सिंगल आपका बल्ब है तो कोई भी फॉर्मूला लगा दो, सिंगल ही तो बल्ब है, तो हमें करंट कैलकुलेट करने की ज़रूरत है नहीं है। सीधा पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो पोटेंशियल डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, 220 वोल्ट। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, थर्ड फॉर्मूला लगा दो। तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस क्या होगा, V²/R इंटू टी। वी कितना हो गया, 220 का स्क्वायर कितना अपॉन आर, रेजिस्टेंस 10 टाइम 10। 10 से 10 कैंसिल हो गया, हाँ 48400। जूल में हीट एनर्जी की यूनिट क्या होगी, जूल। 48400 इतना क्या हो जाएगा, जूल। सोचा कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, 4.18 से डिवाइड करना पड़ेगा 4.2 से। हाँ, एनर्जी कोई भी एनर्जी उसकी यूनिट जूल होती है। जितनी भी एनर्जी, वर्क और एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल, ठीक है। हीट की एक दूसरी यूनिट होती है कैलोरी, ठीक है। तो अगर आपसे कैलोरी पूछा है तो 4.2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। हाँ, 1 कैलोरी क्या होता है, 4.18 जूल। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल, अप्रॉक्सीमेटली 4.2 जूल होता है, ठीक है। सो वो सब ये यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए नहीं आएगा, आपसे क्या होगा, इसी यूनिट में पूछा जाएगा। हीट की हम दूसरी यूनिट देखेंगे अभी, हीट एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की दूसरी यूनिट देखेंगे। यहाँ पे ना तो जूल यूज़ होता है ना कैलोरी यूज़ होगा, ठीक है। वो जब हम पावर डिस्कस कर लेंगे तो उसके बाद आएगा। हाँ, ये समझ में आ गया, ठीक है। एक और इसमें देखते हैं, एक और सिंपल सा एग्जांपल। इस तरीके से रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। जैसे यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक बल्ब, और यहाँ पर इस तरीके से एक कुछ हीटर लगा हुआ है, ठीक है। ये 20 वोल्ट, ये 2 ओम, ये 3 ओम और ये 6 ओम, ठीक है। ये कनेक्टेड है। इसको 4 ले लो, 4 ओम। हमें क्या बताना है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टेंस में कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। समझ आ गया, क्या करेंगे अब। यहाँ तो क्या है, यहाँ तो डायरेक्टली कुछ पता नहीं चलेगा, डायरेक्टली तो आएगा नहीं। तो बस इसमें ना तो हमें करंट पता है अभी और ना इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो कोई ना कोई चीज़ तो निकालनी पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा।
तो क्या निकालो, सबसे पहले करंट ही निकाल सकते हैं। करंट के लिए पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जैसे हमने पहले निकाला था उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कितना आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? 6 ओम। हाँ 6 ओम आएगा। 3 और 6 का कितना हो जाएगा? 2, और 2 और 4 का 6, ठीक है। इस तरीके से बताया था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो 4 ही रहेगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 4 ओम, ये 2 ओम, और ये तो 20 वोल्ट, और फिर इसका 4 और 2 का कितना आएगा? 6, ये 6 ओम इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। सो क्या निकाल सकते हैं अब? करंट, करंट निकाल लेंगे। करंट निकाल लो, करंट कितना आएगा? I इक्वल टू 20/6, 20/6, सो 10/3 एम्पियर। 10/3 एम्पियर इसमें करंट हुआ, इसमें भी 10/3 एम्पियर, ठीक है। और इसमें भी क्या होगा? 10/3 एम्पियर। यही तो हो गया 10/3 एम्पियर। तो इस वाले रेजिस्टेंस में इसको क्या बोल देते हैं? R1, इसको R2, इसको R3, ठीक है। सो R1 में तो क्या होगा? करंट पता है हमें, करंट पता है, ठीक है। आपको वो जो हीट एनर्जी निकालना है वो 10 सेकंड में निकालना है। हीट एनर्जी इन 10 सेकेंड्स, ठीक है, ईच रजिस्टर में। तो इस वाले में तो क्या होगा? सीधा सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं R1 में। R1 में सीधा सीधा फॉर्मूला क्या लगेगा? R1 में निकालेंगे H1 I² R इंटू टी, निकाल सकते हैं। तो वैसे में करंट पता है और रेजिस्टेंस पता है, करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा? I का स्क्वायर, I कितना था? 10/3 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस कितना है? 4, और टाइम कितना है? 10, यही होगा। सो क्या आ जाएगा यहाँ से? 400/9, इतना जूल, हाँ 4000/9 जूल। ये तो इसमें आ गया, ठीक है। हमें किसमें? R2 और R3 में निकालना है। तो R2 R3 में करंट निकाल लो या पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। तो करंट तो डायरेक्टली आएगा नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। तो पहले इसके अक्रॉस निकालना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस, नहीं निकालना पड़ेगा, ठीक है। या फिर उसी के अक्रॉस निकाल लो। यहाँ पे क्या था? जैसे यहाँ पे 10/3 एम्पियर था, तो 10/3 इसमें जाएगा 2 ओम में, नहीं जाएगा। सो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? इसके अक्रॉस ले लो, जैसे V1 V2। सो V2 की वैल्यू निकाल सकते हैं 10/3 इंटू R2, 10/3 इंटू 2, सो 20/3 इतना वोल्ट। यही तो होगा इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, नहीं होगा? 2 ओम, जो 2 ओम के अक्रॉस होगा वही इसके अक्रॉस होगा, ठीक है। बिकॉज क्या है, जो 2 ओम था, 2 ओम क्या था? 3 और 6 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था। तो इसके अक्रॉस भी क्या होगा? कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा? 20/3 वोल्ट, और इसके अक्रॉस भी 20/3। तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो क्या निकाल सकते हैं? हीट एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। सो H2 निकाल लेते हैं। H2 क्या आएगा? H2 लिख सकते हैं V² V2² R इंटू क्या हो जाएगा? V2 और V3 क्या होंगे? सेम होंगे। थर्ड, और इसमें R3 में V3 और R2 में V2। सो V2² R इंटू टी, V² ही तो होता है, V² इंटू टी से क्या हो जाएगा? V², V कितना है? V हो जाएगा 20/3 इसका स्क्वायर इंटू टी कितना है? 10, R कितना है? 3, नहीं होगा, नहीं होगा। इस वाले में निकाल लेना। इसमें R2 में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 20/3, ठीक है। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता है, इसमें करंट थोड़ी पता, नहीं पता ना करंट।
तो पोटेंशियल डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे v²/r इंटू टी। तो v कितना है इसमें 20/3, v की वैल्यू ये हो गई, r कितना है 3 और t कितना है 10। मैं सॉल्व कर लूँ, 20 का स्क्वायर क्या होगा 400 से 4000 अपॉन 27 जूल। ठीक है। सिमिलरली S3 क्या आएगा v3²/r इंटू टी। इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 20/3 का स्क्वायर इंटू टाइम कितना है 10 और इसका v3 R3 का रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम, सो ये आ जाएगा यहाँ पे 6। ठीक है। सो यहाँ पे भी कितना आएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 4000 अपॉन 54। ठीक है, इतना जूल। इसको कैंसिल कर सकते हो 2 से, 2000/27। समझ आ गया। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, कोई भी रेजिस्टेंस दिया गया है, हमें क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस गिवन पता है या फिर करंट पता है, उसके हिसाब से फॉर्मूला लगा के हीट एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में। तो इसमें क्या दिया हुआ है, एक क्वेश्चंस दिए हैं, एग्जाम्पल नंबर 12.10, 12.11 और इसके पीछे 3 क्वेश्चन दिए हैं, ये आपको करके आना है। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, हम इसको डिस्कस करेंगे। समझ आ गया। ठीक है।